देखिए, अभी आपने गुजरात में राहुल जी ने कहा था कि हमारे यहाँ स्लीपर सेल जो है बहुत ज़्यादा है, अगर 30-40 जनों को बदलना भी पड़ेगा, निकलना भी पड़ेगा तो निकल जाओ। और कहा भी उन्होंने कि जो लोग ऐसे लोग हैं वो भैया निकल जाओ। तो कांग्रेस को जहाँ तक इसका लाभ मिलने की बात, देखिए लगातार हम लोग मुद्दे उठा रहे हैं और पिछले चुनाव में इनको 240 पे हम लोगों ने रोक भी दिया। ये कांग्रेस का ही क्षमता थी जो 240 पे रोक दिया, जबकि अभी जो इनके पास जो पेगासेस है, जो पार्टियों को तोड़ फोड़ कर ले रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर देखा एकनाथ शिंदे जी को, अजीत पवार जी को, तमाम जगह पे आप लगातार देखते जाइए, हम जीत के आ रहे हैं तो विधायकों को तोड़ा जा रहा है। इस तरह की चीज़ें जो चल रही हैं, जो चुनाव आयोग है वो इन्हीं का बनेगा, जो जिससे शिकायत किया जाए तो शिकायतों को सुनता नहीं है। इस तरीके की चीज़ जब तक चलती रहेगी तब तक कांग्रेस को ये क्या कहते हैं ईवीएम पर कमज़ोर बताते रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस से ही इनका असली बैर है और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो इनकी ताकत को रोक रही है। बाकी पार्टियां तो कांग्रेस का लाभ ले रही है, क्योंकि पलायन रोको नौकरी दो यात्रा राहुल गांधी का बिहार में बहुत तेज़ी से चल रहा है और हजारों लोग राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राकेश चंद्र शर्मा जी हैं और इनसे हम बात करेंगे कि वर्तमान समय में जिस तरीके से बिहार की जो राजनीतिक सरगर्मी है लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसी वर्ष के अंत माह में वहाँ पे विधानसभा चुनाव है। ये बताइए कि जिस तरीके से राहुल गांधी का जो यात्रा है रोजगार के लिए, नौकरी के लिए जो यात्रा है, आने वाले समय में यानी विधानसभा चुनाव में कितना रंग लाएगा, जबकि वहाँ पे तेजस्वी लगातार नीतीश कुमार पे हावी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब सारे देश में हिंदू मुस्लिम वक्फ बोर्ड कहीं कुछ चल रहा है, ऐसे में राहुल गांधी जी ने पलायन रोको, जो बिहार से युवा और जो बेरोजगार हैं बाहर उनको रोकने की बात कर रहे हैं और उसी बिहार के अंदर उनको नौकरी देने की बात कर रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं उनके लिए। निश्चित तौर पर जो अभी वक्फ बिल लेके आए हैं उससे जितने भी मुस्लिम नेता लोग, जो अब देखिए उनमें भी फूट पड़ रही है, आपने देखा होगा उनमें भी फूट पड़ रही है, फूट पड़ेगी, क्योंकि ये जो जिस चीज़ को लाना चाहते हैं वो सदियों से अगर देखा जाए, बनारस में भी काशी नरेश ने तमाम ज़मीनें अपनी वक्फ बोर्ड को दी है। वो हिंदू नेता थे, हिंदू राजा थे, उनकी सोच क्या थी। और आज जो ये नई विचारधारा लेके जो आ रहे हैं जिसमें हिंसा और घृणा, इन दोनों चीज़ों को लेके जो चल रहे हैं और जो हिंदुओं को जो गोलियाना चाहते हैं, उस पर निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी की ये नीति भारी पड़ेगी और बिहार के अंदर निश्चित तौर पर तेजस्वी जी का और राहुल गांधी का साझा प्रयास इन सांप्रदायिक शक्तियों को उखाड़ फेंकेगा और निश्चित तौर पर वहाँ पर हम लोग को इंडिया गठबंधन को फ़ायदा होने जा रहा है वहाँ पर। लेकिन जिस तरीके से वर्तमान समय की जो राजनीति है लगातार उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जब से ये वक्फ बिल आगे आए, अब जनसंख्या नियंत्रण बिल की लोग बात कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात शुरू हो गई है। बहुत सारे भाजपा के नेता बहुत सारी बातें शुरू कर दी हैं और ख़ासकर जो बिहार की सरगर्मी है और वक्फ बिल बोर्ड को लेकर जो बिल पास हुआ है, वो नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी और इन सभी नेताओं को लेकर एक लगातार सोशल मीडिया पर इनको लेकर एक जो द्वेष की भावना, जो तमाम तरह की वो चीज़ें देखने को भड़ास निकल रहे हैं। देखिए, इनका जो वन नेशन वाला जो थ्योरी है, फंडा है, वो तो फ्लॉप है। आपकी सोच जो है एक समुदाय के लिए अलग होती है और दूसरे जो है मुस्लिम समुदाय के लिए जो आप हिंसा और घृणा बांटते हो। आपकी सोच में ही कहीं एक रास्ता नहीं है। आपकी सोच ही जो है समाज के अंदर विघटनकारी है। तो हम कैसे मान लें कि आप वन नेशन वन उसकी बात करते हैं? कभी आप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको एक वर्ग का वोट चाहिए और आप जो जिस जगह पे भी
अगर जब वो वन नेशन की बात करते हैं तो क्या मणिपुर जो है वन नेशन के बाहर है? आप जब बताइए। अभी वहाँ पे भी कल जो इनके भाजपा के मुस्लिम सांसदों को मारा भी गया है, पीटा भी गया है वहाँ पर। क्यों पीटा गया भाई? अब आप मुस्लिम के बाद अब क्रिश्चियन के जो ज़मीनें हैं उस पर भी निगाह लगा के बैठे हो। आप हिंदुओं के पास जो मठों में हो, मंदिरों के पास जो ज़मीन है, जो संपत्ति है, उस पर भी कहते हैं ना। एक फिल्म हमने देखी थी वो शोले, तो अमिताभ बच्चन बोलता है ठाकुर के यहाँ जब जाता है तो कहता है कि चलो भाई कुछ पैसा तो तुमने हमें दे दिया है, बाकी तो आपने तिजोरी खोल के दिखा दी है। तो पद्मासन मंदिर का उन्होंने तिजोरी खोल के देख लिया, अथाह संपत्ति है, तो बाकी झाड़ू लगा के चल देंगे। तो वही नीति भाजपा की वहाँ पर चल रही है मंदिरों के लिए भी। आप देखिए ना केदार धाम में मंदिर पे जो सोना लगा था वो सब गायब है। कोई बात कहिए जवाब देना नहीं चाहते हैं, गोल मोल जवाब देते हैं। जब उनसे प्रश्न होता है तो किसी बात को घुमा फिरा के जवाब देते हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो विघटनकारी शक्तियां हैं, सांप्रदायिक शक्तियां हैं, इनको इंडिया गठबंधन निश्चित तौर पर रोकेगा और इनको सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध हैं हम लोग, और इनको उखाड़ कर फेंका जाएगा। एक बात बताइए कि क्या वाकई इस वर्तमान समय की जो समय चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी इस तरह के धर्म के लेकर राजनीति लगातार करती आ रही है और विपक्ष लगातार विभिन्न प्रकार के सवाल भी पूछ रहे हैं, रोजगार, महंगाई इत्यादि मुद्दों पर। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, खासकर जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री से भी लगातार आप लोग चाहते हैं कि पत्र के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातें की कहने कि हमारे भाई पहले तो आप बनारस को सांसद हैं, तो आप लोग बनारस के नाते आप लोग चाहते हैं कि हमारे सांसद कुछ बोलें। लेकिन क्या वाकई इस तरीके का जो समय चल रहा है धर्म को लेकर, ये होना चाहिए? देखिए, इनके पास अगर धर्म माइनस कर दिया जाए, एक बार अखिलेश प्रताप सिंह जो हैं सांसद जी हमारे, उन्होंने कहा था कि अगर ये 2 मिनट बिना हिंदू और मुस्लिम के शब्द का इस्तेमाल किए हुए भाषण दे लें, नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनका जो मेन आधार ही संप्रदायवाद है, हिंदूवाद है। अब आप देखिए, हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। अभी पेट्रोल का दाम 2 रुपया, गैस सिलेंडर का दाम 50 रुपया बढ़ गया, जबकि पेट्रोल का जो कच्चा माल है पेट्रोलियम का, वो तो उसका तो दाम बढ़ा नहीं। 14 में हम 86 रुपये था पर बैरल, हाँ, $86, और अभी 41 रुपया पर डॉलर है। तो उस हिसाब से तो पेट्रोल का दाम हमको सस्ता, जनता को तो सस्ता मिलना चाहिए ना। लेकिन नहीं, अब क्या है, अमेरिकन ट्रम्प की नीति है, उसके वजह से अब आपका शेयर बाजार डाउन हुआ है। 19 लाख करोड़ का घाटा हो गया एक ही दिन में। तो अब उसको कहाँ से वो ये क्षतिपूर्ति करेंगे? कहीं ना कहीं अब उन्होंने एक्साइज ड्यूटी 2% बढ़ा दी। अरे भैया, अगर तेल का दाम बढ़ा होता तब तो बढ़ता तो कोई बात थी, 50 रुपया सिलेंडर पे बढ़ा दिए। अब कहते हो अब सब्सिडी भी सबसे छोड़वा चुके हो आप। पहले ही जब आप आए थे 2014 के बाद, तो आपने राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों से कहा था कि आप लोग जो लोग सक्षम है सब्सिडी छोड़ दे। तमाम लोगों ने, हमारे जैसे लोगों ने, तमाम लोगों ने सब्सिडी छोड़ी। लेकिन सब्सिडी छोड़ने का फ़ायदा क्या जनता को मिला? जनता को तो कुछ नहीं मिला, और जनता पर टैक्स बढ़ाए जा रहे हो, थोपे जा रहे हो। तो भैया, इनके पास केवल जनता का शोषण, एक्सप्लॉइटेशन के सिवा इनके पास कोई नीति नहीं है। क्योंकि अगर नीति होती ना, तो 2008 में जब मंदी का दौर था, मनमोहन सिंह की सरकार थी, पूरी दुनिया में लोगों ने आत्महत्या की थी, लेकिन वो अर्थशास्त्री थे। इनके पास कौन अर्थशास्त्री है? सीतारमण, जो कहती हैं कि डॉलर का दाम, अरे रुपए का दाम गिरा नहीं है, डॉलर की कीमत बढ़ गई है। ऐसे तर्क देने वाले अर्थशास्त्री और वित्त मंत्रालय संभालने वाले लोग हैं जो कहते हैं किसने कहा है कि प्याज खाओ। तो उनकी नीतियों को आप समझ लीजिए कि वो किस ढंग की नीतियां बनाते हैं, क्या करते हैं, और उसी नीति की वजह से आज इनको एक्साइज ड्यूटी 2 रुपया बढ़ाना पड़ा।
जो कि जिसका लाभ जो है, जबकि पेट्रोल का जो कच्चा माल है वो सस्ता आ रहा है और जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए, मगर वो जनता को नहीं मिल रहा है। किसी न किसी प्रकार से जनता का ही दोहन किया जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, जो ये यात्रा लगातार राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से भी पहले की है, ये जो यात्रा है आगामी चुनाव चाहे बिहार ले लीजिए चाहे यूपी, कितना फ़ायदा पहुंचाएगा? खासकर हम बात करेंगे कांग्रेस को कितना मजबूत करेगा ये? देखिए, अभी आपने गुजरात में राहुल जी ने कहा था कि हमारे यहाँ स्लीपर सेल जो है बहुत ज़्यादा है, अगर 30-40 जनों को बदलना भी पड़ेगा, निकलना भी पड़ेगा तो निकल जाओ। और कहा भी उन्होंने कि जो लोग ऐसे लोग हैं वो भैया निकल जाओ। तो कांग्रेस को जहाँ तक इसका लाभ मिलने की बात, देखिए लगातार हम लोग मुद्दे उठा रहे हैं और पिछले चुनाव में इनको 240 पे हम लोगों ने रोक भी दिया। ये कांग्रेस का ही क्षमता थी जो 240 पे रोक दिया, जबकि अभी जो इनके पास जो पेगासेस है, जो पार्टियों को तोड़ फोड़ कर ले रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर देखा एकनाथ शिंदे जी को, अजीत पवार जी को, तमाम जगह पे आप लगातार देखते जाइए, हम जीत के आ रहे हैं तो विधायकों को तोड़ा जा रहा है। इस तरह की चीज़ें जो चल रही हैं, जो चुनाव आयोग है वो इन्हीं का बनेगा, जो जिससे शिकायत किया जाए तो शिकायतों को सुनता नहीं है। इस तरीके की चीज़ जब तक चलती रहेगी तब तक कांग्रेस को ये क्या कहते हैं ईवीएम पर कमज़ोर बताते रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस से ही इनका असली बैर है और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो इनकी ताकत को रोक रही है। बाकी पार्टियां तो कांग्रेस का लाभ ले रही है, क्योंकि कांग्रेस ने जब पदयात्रा शुरू की तब से आप देखिए कितनी भीड़ चली उनके साथ, और उसका लाभ जो हमारे गठबंधन में लोग थे उनको भी मिला। और चूँकि क्षेत्रीय पार्टी थी और वहाँ पे उनका तो पहले से जो है वर्चस्व रहा, वो भी टूटते, मगर चूंकि गठबंधन होने के नाते गठबंधन धर्म का निर्वाह राहुल जी ने लगातार किया। जबकि इन लोगों ने लोग कहा कि लोकसभा में हमारा गठबंधन था, विधानसभा में नहीं था, हम सब सीटों पे लड़ेंगे। ऐसी भी कई पार्टियां जो हमारे गठबंधन में थे लोगों ने किया। और देखिए आप वालों को ही देख लीजिए, आप वालों ने भी सारी सीटें लड़ाई, गुजरात में भी देख लीजिए सारी सीटें लड़ाई, उसका नुकसान किसको हुआ? कांग्रेस को हुआ। तो कांग्रेस को तो नुकसान जो है हमारे गठबंधन के लोग भी कर रहे हैं, जिसको कि कांग्रेस के हमारे नेतृत्व को समझना चाहिए कि ऐसी पार्टियां जिनकी कथनी और करनी में जब उनको लाभ लेना होता है तो कांग्रेस का साथ ढूंढती हैं, और जब उनको जो है कांग्रेस को औकात दिखाना होता है या भाजपा के किसी कारणों से भाजपा के साथ उनकी नीतियों का समन्वय हो जाता है तो वो कांग्रेस को नुकसान करती हैं। तो ऐसी चीज़ों को समझना पर निश्चित तौर पर जो है कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है। देखिए विचारधारा दो ही है, एक भाजपा की विचारधारा है, एक कांग्रेस की, और जो एनडीए में हैं निश्चित तौर पर वो समता मूलक समाज की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं। अगर संविधान को देखा जाए तो उसमें हमने जो है सोशलिस्ट सेकुलरिज्म का शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसके मतलब हम सबको साथ लेके चलते थे, भले ही इन लोगों ने अलग अलग नाम पे पार्टियां खड़ा कर लिया है। और ये तय है कि यही दो विचारधारा लड़ रही है, और जो हमारे गठबंधन में है उनको अगर अपनी विचारधारा जिस वजह से अपनी पार्टी बनाए है उसको मजबूत करना है तो निश्चित तौर पर उनको कांग्रेस की विचारधारा के साथ मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा, तभी उनकी पार्टी जीवित भी रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। और इसलिए मैं उन लोगों से भी अपील करूंगा और एक तरीके से कि वह अपने को जीवित रखना चाहते हैं, ये ना समझे कि अगर राहुल जी कमज़ोर होंगे तो वो बच जाएंगे। उनको तो सब दबेड़ देंगे, एक आसे से ले करके ईडी सीबीआई से ले करके सब जो है निचोड़ करके धर देंगे। कांग्रेस को निचोड़ नहीं पा रहे हैं, लगातार जो 58 घंटा जो है राहुल गांधी जी से जो है ईडी ने पूछताछ की, लेकिन कुछ मिला नहीं। लेकिन इन लोग का तो मिल जाएगा, जितनी भी पार्टी, चाहे मायावती जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे जौन भी हो, सबका मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। तो ये समझ ले, ये पार्टी जो गठबंधन में है उनसे मैं एक बार पुनः अपील करूंगा कि आप अगर अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं तो कांग्रेस के अस्तित्व को बचाना होगा, तभी आपका अस्तित्व बचेगा।
तो राहुल गांधी का जो पलायन रोको नौकरी दो जो यात्रा बिहार में चल रहा है, आने वाले समय में कितना कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेगा वो तो वक्त ही बताएगा। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।